नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल से होंगे। मैं शोकेंद्र कुमार यूपी टीजीटी गणित विषय कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपको यूपी टीजीटी में आने वाले सभी टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा। जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके। डिटर्मिनेंट सारणी आज का हमारा टॉपिक है। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक व्यवस्था है। जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं उन व्यंजकों को रखने के लिए एक व्यवस्था है, जिनको हम दो खड़ी लाइनों वर्टिकल लाइनों के बीच में व्यंजकों को रखते हैं। तो ये रखने की एक व्यवस्था है। जब दो खड़ी लाइनों के बीच में व्यंजकों को रखते हैं तो उसको हम कुछ इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं बताता हूं आपको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होता है। A1 A2 B1 B2 ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, जिसको हमने दो एलिमेंट A1 A2 व दो एलिमेंट B1 B2 लिया है और उसको हमने रखा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायगोनल में मल्टीप्लाई करते हैं। A1 को B2 के साथ मल्टीप्लाई में ले लिया जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर जो हमारा राइट टू लेफ्ट डायगोनल होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, A2 B1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको क्या है लिख कर दिखाते हैं। अब क्या होता है, जो हमारी डिटर्मिनेंट होती है, सारणिक होती है, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं एक वो वर्ग के रूप में होते हैं, स्क्वायर टाइप में होते हैं। मतलब जितने की एलिमेंट हमारे रो में होंगे उतने ही एलिमेंट हमारे कॉलम में भी होंगे। तो रो में और कॉलम में एलिमेंट्स की संख्या बराबर होगी। अब रो क्या है और कॉलम क्या है, थोड़ा सा मैं वो समझा देता हूं आपको। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में एलिमेंट दिखते हैं उनको हम रो कहते हैं, और जो हमारे खड़ी वर्टिकल लाइन के रूप में दिखते हैं एलिमेंट उनको हम कॉलम कहते हैं। जैसा कि इसमें मैंने आपको बताऊं, जो हमारा ये 2/2 का हमने डिटर्मिनेंट लिया है, तो जो A1 और A2 हैं ये हमारे रो में हैं, इसको कहेंगे रो 1। और जो हमारे B1 B2 हैं वो भी रो में हैं और उसको कहेंगे R2। अब कॉलम की जब बात करेंगे तो जो A1 और B1 है, A1 और B1 ये हमारा कॉलम कहलाएगा और इसको 1 कहेंगे। फिर A2 और B2 जो है वो हमारा कॉलम कहलाएगा और 2 कहलाएगा। कॉलम 2, पहला कॉलम A1 B1, दूसरा कॉलम A2 B2, पहला रो A1 A2, दूसरा रो B1 B2। तो इस तरह से जो एलिमेंट्स होंगे रो में और कॉलम में वो बराबर होंगे। सारणिक का कोटि, तो जो हमारा ये ऑर्डर लिखा जाता है यहां, जैसा कि हमने दिखाया है 2/2, ये हमारा क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। मैंने आपके लिए डाला भी है 2 4 3 5 2/2। तो जो हमारे 2/2 है यहां पर 2 कोटि कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। इस सारणिक का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा, सारणिक का कोटि कहलाएगा। ऐसे ही मैंने एक लिया है सारणिक हमारा 3/3 का है, जिसमें A B C D E F G H डाले, ये 3/3 का हो गया। तो इसमें जो हमारा ऑर्डर होगा, हमारी कोटि होगी, वो हमारी होगी 3। ये 3 कोटि का सारणिक होगा।
आगे चलते हैं। ये एक हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया है जिसको मैं आपको करके दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट की। तो हमारे एक 2x2 का 2 कोटि का एक सारणिक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 5 -1 3 5 -1 और 2। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिसमें हमारी 3 की मल्टीप्लाई विस्तार करेंगे, इसका 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, माइनस का साइन लगाएंगे, और 5 की मल्टीप्लाई -1 से होगी। तो ये हमारा 6 माइनस, और ये माइनस मिल जाएगा इसके साथ में +5, तो ये 11। तो जब हम विस्तार करेंगे अपने इस डिटर्मिनेंट का, सारणिक का, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 11। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि हमने लिया है। सारणिक में हम देखें, जो हमारा क्रम होता है साइनों का, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये 3/3 ऑर्डर के एक डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल रिप्रेजेंटेशन। फिर जब हम देखते हैं C2 या R2 कहें, R2 में देखेंगे पहला माइनस आता है, दूसरा प्लस आता है, तीसरा माइनस। फिर जब तीसरे रो में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन है डिटर्मिनेंट के लिए ही, कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो विस्तार करते हैं तो पहले प्लस लिया जाता है, फिर माइनस, फिर प्लस। किसी भी रो के या किसी भी पंक्ति के सापेक्ष हम इसको विस्तार कर सकते हैं। अब आता है उपसारणिक। उपसारणिक क्या होता है? उपसारणिक होता है जो हमारा सारणिक होता है, डिटर्मिनेंट होता है, उसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर के एक नया सारणिक बनाया जाता है। उस सारणिक को हम नाम देते हैं उपसारणिक। ये हमारा माइनर कहलाता है, जिसमें आई हमारा क्या कहलाता है? रो, और जे हमारा कहलाता है कॉलम। आई कहलाएगा रो, जे कहलाएगा कॉलम। आई रो होगा, जे कॉलम होगा एक एलिमेंट के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में इसे समझा देता हूं। तीन, 2, -1 और 4। अगर हम अपना उपसारणिक निकालें, किसका? 3 का। तो क्या होगा? हम 3 के साथ जो रो है और जो कॉलम है उन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, और जो हमारा एलिमेंट बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? उसका उपसारणिक कहलाएगा। तो हमारा इसका कितना आया? 4। उपसारणिक कितना रहेगा? 4। ऐसे ही अगर हम 2 का निकालना चाहें, दो के लिए निकालना चाहें 2 का, तो इसमें 2 के साथ में जो कॉलम है और जो रो है उसको छोड़ देंगे, और हम किसको लेंगे? बचे हुए एलिमेंट को, -1। तो इस तरह से हम उपसारणिक फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं इसी के सहखंड, कोफैक्टर। क्या होता है कोफैक्टर? तो कोफैक्टर जो होता है, जो हमने अभी उपसारणिक फाइंड किया है, उसी के साथ में जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? कोफैक्टर, सहखंड कहलाएगा।
जैसे हमने अभी लिया है कि उपसारणिक हमने 3 का निकाला, तो 3 का हमारा कितना आया 4। जब सहखंड के लिए हम लेंगे तो जो C होता है इसको निकालने के लिए इसके यहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो 1 1 होती है, I की और J की। I हमारा रो है और J हमारा कॉलम है। तो इसमें जब हम देखेंगे तो -1 की पावर यहां जो देख रहे हो आप I + J होता है, तो 1 + 1 और फिर उसके बाद में जो हमारा माइनर आता है वो ले लिया जाता है। जैसे हमारा वहां 4 था तो हम अपना 4 ले लेंगे, तो ये हमारी प्लस की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 ही रहेगा। तो इस तरह से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, सहखंड फाइंड कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी लिया है अपने 3 5 -1 और 2। अगर 3 का हमने उपसारणिक पहले फाइंड किया है तो वो 2 आया है, और 3 का ही अगर हमने सेकंड फाइंड किया है तो वो भी हमारा क्या है 2 आया है। दोनों ही क्या है पॉजिटिव में आए हैं, क्योंकि इसमें तो हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा यहाँ, बट यहाँ पर जो सैंपल रिप्रेजेंटेशन होगा रो का और कॉलम का, तो 1 + 1 होगा और -1 की पावर जब 2 होगा तो वो प्लस का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक सारणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी जिसमें हमारी रहेगी कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाने पर, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव शून्य हो जाने पर जो हमारी सारणिक होगी, जो हमारी डिटर्मिनेंट होगी, उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी शून्य। वेरी गुड, शून्य हो जाएगी। वो हमारा रो हो या कॉलम हो, जी बिल्कुल, रो हो या कॉलम हो, उसके अगर सभी एलिमेंट 0 हैं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी शून्य होगी। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल भी लिया है 1 1 2 4 0 0 0 6 4 3। तो ये पूरा हमारा जो ये देख रहे हो आप ये रो है, ये रो पूरा क्या हो गया 0 हो गया। अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक कॉलम लिया है, ये कॉलम पूरा क्या है हमारा 0, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूरे क्या हो जाएगी 0। अच्छा एग्जाम्पल के साथ, ओके ठीक है, मैं करके दिखाता हूं वैल्यू को, इसका विस्तार करके इसको अभी शून्य लेके आता हूं। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम 0 0 0 2 8 4 4 0 3। इसका विस्तार करेंगे, विस्तार कर लेते हैं हम। रो के सापेक्ष करना चाहो रो के, तो विस्तार करने के लिए एक इजी तरीका है। हमने क्या लिया 0 0 और 0, 2 8 4 4 0 3। अब क्या करना है, जो आपने 10th 12th में किया है वो मेथड नहीं लगाना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा पहला कॉलम है उसको थर्ड कॉलम के पास में लिख दीजिए, और जो दूसरा कॉलम है उसको जो फर्स्ट कॉलम लिखा है उसके पास में लिख देंगे 2 8 4। अब क्या करना है डायगोनल बना लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई 8 × 3 × 0 प्लस 2 × 0 × 0 4 × 0 × 4। अब अभी हमने बनाया लेफ्ट टू राइट डायगोनल, अब बनाएंगे राइट टू लेफ्ट डायगोनल। ये 2 × 0 × 3 प्लस 0 0 4 0 × 0 × 4 4 8 0 4 × 8 × 0। देखिए ये भी 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0 माइनस इधर ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0 0 माइनस 0 0। तो पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में हमें बताया है किसी भी सारणिक के
रो या कॉलम की एक पंक्ति 0 हो जाए या एक रो 0 हो जाए, कॉलम 0 हो जाए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि किसी भी सारणी के किन्हीं दो पंक्ति या कॉलम, किसी भी सारणी के दो पंक्ति या कॉलम समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उस सारणी की वैल्यू भी, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0। वेरी गुड। तो इसमें हमने देखा है कि जैसे मैंने एग्जांपल लेके आपको दिया है कि 1 2 4 1 2 4, तो यहां पर ये हमारा R1 और R2 क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? सेम। तो जब ये वैल्यू यहां पर दो रो की हमारी सेम होगी तो ये हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे यहां पर दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। मैं आपको अब एक एग्जांपल जो हमने लिया है उसी को करके दिखा देता हूं, या कोई अलग ले लेते हैं। चलिए 2 1 2 1 3 1 2 1 2, ये एक डिटरमिनेंट लिया है हमने जिसकी वैल्यू हम यहां पर 0 करके दिखाएंगे। इसमें हमारा क्या है? R1 और R3 दोनों क्या हैं? सेम है। कैलकुलेट करते हैं। 2 1 2 2 1 2 1 3 1 1 3 1 2 1 2। तो इसमें क्या करेंगे? जो हमारा कॉलम है उस कॉलम को किसके पास लिख देंगे? अब C3 के, C1 को C3 के पास। 2 1 2 फिर 1 3 1। डायगोनल बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस। अब राइट टू लेफ्ट डायगोनल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 12 2 2, 2 प्लस 2 प्लस 12, 2 4 6 16 माइनस 2 4 6 16 0। कैलकुलेशन आप अपने स्तर पे भी कर सकते हो। हमने एक एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल को हमने दिखाया, क्या हो गया हमारा? 0। तो दूसरी प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी दो रो कॉलम समान होने पर हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी सारणी के मुख्य विकर्ण, किसी भी सारणी के मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी एलिमेंट 0 हो जाने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू उस डायगोनल के, उस विकर्ण के एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। क्या बताया है? कि कोई भी हमारा अगर सारणिक होगा, डिटरमिनेंट होगा, मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के सभी अवयव 0 हो जाने पर, 0 हो जाने पर तो सारणिक का मान सारणिक के मुख्य विकर्ण के प्रोडक्ट के समान, इक्वल होगा। चलिए, मैंने एग्जाम्पल अपना दिया हुआ है, बाकी और आगे आपको बताएंगे। यहां पर ये डायगोनल हमने लिया है, इसके नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या है हमारे? 0। क्या है? 0। अगर हम डायगोनल को प्रोडक्ट करें
मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 5 इंटू 3 -15। यस, तो ये हमारा कितना हो रहा है? -15। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसका विस्तार करोगे, एक्सपेंड करोगे इसे, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? -15। आपको एग्जाम में सिर्फ प्रॉपर्टी को याद रखते ही, ध्यान में आते ही, डिटरमिनेंट को देखते ही ये सोचना है कि हाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी और कौन सी प्रॉपर्टी इस पे होल्ड हुई है। कैलकुलेशन में देखते हैं क्या होता है। 1 2 4 1 2 4 0 -5 2 0 0 3, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। कैलकुलेशन के लिए वही, विस्तार करने के लिए वही लगाएंगे जो हम अभी तक यूज करते आए हैं। 1 0 0 2 -5 0 4 2 3। नियर बाय में जो हमारा C3 है, C1 को उठा के रख देंगे, फिर उसके पास में C2 को उठा के रख देंगे। 1 0 0 2 -5 और 0। डायगोनल -15 प्लस 0 प्लस 0। राइट टू लेफ्ट डायगोनल 0 0 0। तो -15 0 -15। विस्तार करने पर, एक्सपेंड करने पर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी बनी हमारी? -15। और हमने यहाँ पे डायगोनल्स को भी मल्टीप्लाई किया तो वहां से भी कितनी बनी? -15। तो इससे यही पता चला कि हाँ, किसी भी डिटरमिनेंट के डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट या ऊपर के सभी एलिमेंट्स शून्य हो जाने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू उसके डायगोनल के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी हमारी फोर्थ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि किसी भी सारणी के पंक्ति या स्तंभों का बदलाव कर देने पर, किसी भी सारणी के पंक्ति या स्तंभों का बदलाव कर देने पर सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं आता। जो सारणी की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। कैसे? अगर हम किसी भी सारणी के रो को R1 को C1 में चेंज कर दें या C1 को R1 में चेंज कर दें तो सारणी की वैल्यू का मान जो पहले था वही रहेगा। जी बिल्कुल, हाँ, नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। हाँ, बोल रहे हैं ना कि बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसके लिए ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, यहां नंबरिंग का एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, उसमें हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि दोनों की वैल्यू सेम होती है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू का एक एग्जाम्पल ले लें, हमने अभी एल्जेब्रिक लिया है, तो इसमें हमारा क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट हमने लिए 2 1 3 1 2 4 1 6 1 0 2। एक छोटा सा 3/3 का हमने डिटर्मिनेंट लिया 3/3, ये इसका ऑर्डर है। 3/3 क्या है? ऑर्डर। तो विस्तार जब करेंगे, विस्तार करने से पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। जो हमारा R1 है 2 1 1, उसका हम कॉलम बना देते हैं 2 1 1। जो हमारा R2 है 1 2 0, उसको कॉलम बना देंगे 1 2 0। हमारा C3 सॉरी R3 क्या हो जाएगा? हमारा C3 बन जाएगा, जिसमें हमारा 4 2 3 4 और 2, ये हमारा C3 बन जाएगा। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 3 1 2 4 1 0 2। C1 को पास में लिखेंगे 2 1 3, C2 को पास लिखेंगे 1 2 4, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1 0 3 0 हो जाएगा, 1 1 4 4 हो जाएगा, माइनस। कैलकुलेशन आप अपने स्तर पे कर सकते हो। यस जी बिल्कुल, आप अपने स्तर पे करके देख सकते हो कैलकुलेशन को।
अब डायगोनल हम राइट टू लेफ्ट लेंगे, जिसमें हमारा 1 1 2 2 हो जाएगा, 2 0 4 0 हो जाएगा, 2 1 3 6 हो जाएगा। तो 8 और 4 कितना होगा 12 माइनस 6 टू 8, तो कितनी वैल्यू आएगी 4 जी। अब आ जाते हैं अपने इस डिटर्मिनेंट पर, जिसमें हमारी वैल्यू जो हमारे रो थे वो कॉलम बन चुके हैं। तो 2 1 1 1 2 0 3 4 2 2 1 1 1 2 0। डायगोनल बनाएंगे, डायगोनल से कैलकुलेट 8 प्लस 4 प्लस 0 माइनस डायगोनल राइट टू लेफ्ट 2 प्लस 0 प्लस 6 12 माइनस 8 4। तो देखा 4 4, तो डायगोनल जो हमारे सॉरी डिटर्मिनेंट है, हमने रो को कॉलम में चेंज किया तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम वैल्यू देता है। वही बताया है फोर्थ प्रॉपर्टी में, किसी भी सारणी के पंक्ति या स्तंभों का बदलाव कर देने पर सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं होता। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी याद रहेगी तो आपको एग्जाम में देखते ही टिक लगाने की बस आवश्यकता रहेगी, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी जो होती है वो इसीलिए तो होती हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही आपको प्रॉपर्टी अगर याद है प्रॉपर्टी तो आप टिक लगा दोगे देखते ही। हाँ टाइम नहीं होता वहां पे कैलकुलेशन हम करते रहें। ये तो देखिए अभी हमारे पास में क्या है, टाइम है, हम जानना है, हमें सीखना है। तो सीखने के टाइम पे तो हम आपको एग्जाम्पल के भी द्वारा आप भी करके देख सकते हो एग्जाम्पल। तो ये चीजें करके देखना जरूरी है कि यहाँ सेम वैल्यू आती है या नहीं आती है। प्रॉपर्टी में अगर कहा है तो प्रॉपर्टी ने जो कहा है तो वो हमने क्या है प्रूफ भी कर दिया है। तो ये इस तरह से हम प्रूफ करके पहले ही कर लेंगे तो हमें क्या है वहां पर करने की जरूरत नहीं होगी। हमने पढ़ा है कि अगर सारणी के किसी कॉलम को रो में चेंज कर देने पर या कॉलम को रो में चेंज कर देने पर, रो को कॉलम में चेंज कर देने पर कोई भी बदलाव नहीं आता, जो हमारी वैल्यू है वो सेम वैल्यू रहती है। आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी। फिफ्थ प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या कहती है कि किसी भी सारणी में किन्हीं दो क्रमागत पंक्तियों या स्तंभों का बदलाव करने पर सारणी का मान वही रहता है किंतु उसका साइन बदल जाता है। अब यहां यह नहीं कहा है कि हम रो को कॉलम बना रहे हैं, नहीं, R1 को स्थान दिया जा रहा है R2 की जगह या R3 की जगह, और जो हमारा R2 या R3 होगा उसको स्थान दिया जाएगा R1 की जगह। तो यहां पर रो में ही चेंज होगा या कॉलम में ही चेंज होगा, कॉलम को कॉलम में ही बदलेंगे, रो को रो में ही बदलेंगे, लेकिन वहां पे उनका क्या होगा इंटरचेंज होगा। तो जो इंटरचेंज होगा उसमें हमारा क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट का जो प्राथमिक जो फर्स्ट हमारी डिटर्मिनेंट रहेगी और जो सेकंड रहेगी उन दोनों में साइन बदल जाएगा। जी साइन बदल जाएगा। अगर हमारी मान के चलिए इससे वैल्यू आती है 12, तो जब हम इसके रो या कॉलम को बदल देंगे, दो को इंटरचेंज कर देंगे, तो वहां पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक साइन ग्रो हो जाएगा, साइन ग्रो होकर क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू -12 हो जाएगी। न्यूमेरिक वैल्यू का एग्जांपल है, आप चाहते हैं सॉल्व करके, इसे सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने पहले लिया है फर्स्ट डिटर्मिनेंट 1 2 3 1 3 2 2 5 1 2 5 1 -1 4 7। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम है उसको इसके पास में 1 1 3 2 2 5 1, डायगोनल 5 7 जा 35, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1 3 1 -3 माइनस डायगोनल
6 7 जा 42 प्लस 4 माइनस 10। 6 5 11 3 घटा देंगे 8 2 3 और 1 4। यहां पर 6 0 घटाएंगे 6 4 3 6 3। तो हमारा कितना बचेगा 12। तो इससे कितना है हमारा +12। अब आगे देख लेते हैं 3 1 2 5 2 1 4 -1 7, जिसमें हमने चेंज किया है कि हमने R1 को R2 की जगह स्थान दिया है और R2 को R1 की जगह स्थान दिया है। तो यहां पर जो हमारा R1 था वो यहां पर R2 बन चुका है और जो यहां पर हमारा R2 था वो यहां हमारा R1 बन चुका है। तो ये हमारा बदलाव है रो में। तो 3 1 2 5 2 1 डायगोनल बना के कैलकुलेट करेंगे 42 -10 +4 35 -3 16 36 -6 11 3 8 48 -12। तो जैसा कि देखा वैल्यू सेम है बट क्या हुआ साइन चेंज हो गए। वही हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी सारणिक में किन्हीं दो क्रमागत पंक्तियों या स्तंभों को बदल देने पर सारणिक के मान में चिन्ह का बदलाव हो जाता है, साइन बदल जाता है। प्लस है वैल्यू में पहले तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये बिल्कुल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रहेगी सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है वो देखते हैं कि सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को, सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अचर राशि के, कुछ भी ले सकते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देने पर सारणी का मान के गुना के टाइम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? के टाइम बढ़ जाता है। ये हमारी कौन सी सिक्स प्रॉपर्टी कहती है। प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज याद नहीं करोगे तो आपको समस्या ही रहेगी। वहां प्रॉपर्टी को देखते ही आपको टिक लगाना है। ये तो अभी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण सा है। याद कर लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखते ही आपको टिक लगा सकते हो। कैलकुलेशन के लिए भी मिल जाता है। और आपको क्या है, एल्जेब्रिक वैल्यू है तो एल्जेब्रिक वैल्यू में हम अपने न्यूमेरिकल वैल्यू को मान के सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है पहले कि हमें सिर्फ ये देखना है कि सारणी की प्रॉपर्टी हमें याद है, तो सारणी की प्रॉपर्टी को देखते ही आप उसमें टिक लगा सकते हो। तो सिक्स प्रॉपर्टी में हमें यही बताया है कि सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी भी कांस्टेंट राशि के से मल्टीप्लाई कर देने पर उसकी वैल्यू के टाइम बढ़ जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी। हमने एक एल्जेब्रिक वैल्यू ली है। अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये बात सही है या नहीं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का एक एग्जांपल 2 4 1 1 2 3 3 1 2, ये एक हमने डिटरमिनेंट लिया है छोटा सा। इसमें हमारा पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्या आती है। 2 1 3 4 2 1 1 3 2 2 1 3 4 2 1 डायगोनल 8
डायगनल 36 1 डायगनल राइट टू लेफ्ट 8 6 6 6 7 15 4 minus 6 12 20 20 0 5 और 2 प्लस की 25 आई है। कितनी वैल्यू आई है? प्लस की 25। अगर हम किसी भी रो को या कॉलम से अब किसी अगर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये वैल्यू है ये उस वैल्यू के उतने ही टाइम बढ़ जाएगी। हम लेते हैं k इक्वल टू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, R1 को ही कर देते हैं। चलिए ये हम डिटरमिनेंट लिख लेते हैं 2 4 1 2 4 1। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 8 2। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 4 1 3 8 2 1 2 3 2। अब क्या करना है? C1 को C3 के पास लिखेंगे 4 1 3, C2 को 8 2 1। डायगोनल बना लेंगे 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 9 8 जा 72 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 8 2 जा 16 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 2 4 10 7 8 1 9। ये हमारा 90 हो जाएगा। माइनस 2 4 10 6 3 1 2 3 4। वैल्यू कितनी आ गई? 50। जो कि आप देख रहे हो k की वैल्यू हमने कितनी ली है? 2। अगर इस 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना टाइम हो जाएगा? 50। और ये हमारी वैल्यू कितनी है? ये 50। तो यही बताया गया है प्रॉपर्टी में कि सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी भी अचर राशि k से मल्टीप्लाई गुना कर देने पर सारणी की वैल्यू भी, सारणी का मान भी k गुना हो जाएगा। जी k गुना हो जाएगा। कहने का मतलब k कांस्टेंट राशि है, आप जितनी वैल्यू लोगे वो उतने ही टाइम बढ़ जाएगी। इसी के आगे हमारी 7th प्रॉपर्टी है, देखते हैं क्या कहती है। 7th प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास जो सारणिक है हम उसको 2 या 2 से अधिक सारणिकों में स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने जैसा कि लिया है a प्लस एक्स b प्लस वाई g प्लस जेड, ये हमारे C1 के एलिमेंट है। b e h c f i ये हमारे C3 के एलिमेंट और C2 के एलिमेंट है। जिसमें हमने देखा है कि हमारे जो C1 है, C1 को स्प्लिट कर दिया गया है अलग अलग 2 C1 में। अगर हम पहले डिटर्मिनेंट की सारणिक की वैल्यू फाइंड करते हैं और हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं तो दोनों की वैल्यू को जोड़कर जो हमारा पहला डिटर्मिनेंट है सारणिक है उसकी वैल्यू के बराबर होगा। ये हमारा 7th प्रॉपर्टी बताती है कि हम किसी भी सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिकों में स्प्लिट कर सकते हैं। छोटे से एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूं। 4 6 8 1 2 1 3 1
2। ये एक सारणिक है डिटर्मिनेंट, इसको मैंने स्प्लिट किया 4 को 2 प्लस 2 1 प्लस 5 और 5 प्लस 3। जो हमारा C1 है उसकी वैल्यू को हमने तोड़ा है 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 3 8। जो बाकी एलिमेंट है उनको सेम रखेंगे 1 2 1 3 1 2। तब इसको आगे बढ़ाकर लिखेंगे हम 2 1 5 2 1 5 1 2 1 3 1 2 प्लस 2 5 3 2 5 3 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 3 2। तो देखिए मैंने डिटरमिनेंट लिया है 6 4 6 8 1 2 1 3 1 2। 4 को मैंने ब्रेक किया 2 प्लस 2 में, 1 प्लस 5 5 प्लस 3 में, मैंने इनको अलग अलग स्प्लिट किया दो डिटर्मिनेंटों में। अब हम यदि अपने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं और इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करके ऐड कर देते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे एक से या एक से अधिक डिटरमिनेंट में अगर स्प्लिट करके भी हम देखते हैं तो वैल्यू सेम ही रहेगी। वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 6 8 1 2 1 3 1 2 कॉलम को पास में लिखेंगे 4 6 8 1 2 1। डायगोनल मल्टीप्लाई 16 प्लस डायगोनल मल्टीप्लाई 8 प्लस डायगोनल मल्टीप्लाई 18 माइनस डायगोनल मल्टीप्लाई 12 प्लस डायगोनल मल्टीप्लाई 4 प्लस डायगोनल मल्टीप्लाई 48। ऐड कर लेंगे 8 16 और 6 22 2 3 और 1 4 माइनस 8 12 14 4 5 6 -2 -2 -22। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं 2 1 5 2 1 5 1 2 1 3 1 2 1 2 1 5 1 2 1 डायगोनल 8 5 3 माइनस 2 डायगोनल 2 प्लस प्लस 3 2 जा 6 6 5 जा 30 5 3 8 16 माइनस 30 34 कितना बचेगा 8 1 -18। दूसरा हमारा क्या कहता है 2 5 3 1 2 1 1 3 2 2 5 3 1 2 1। कैलकुलेशन आप सभी अपने स्तर पे करके देख सकते हो, मैंने अपने स्तर पे की है, मिस्टेक भी हो सकती है, आप अपने स्तर पे करके चेक कर सकते हैं। अब हमारा ये डायगोनल 8 9 5 10 6 6 9 17 5 22 माइनस
6 6 12 12 और 10, 9 और 8 17 5 22, 6 6 12 12 और 10 22, जीरो हो रहा है। 2 5 3 1 2 1 1 3 2। एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 1 5 2 5 3 1 2 1 1 2 1 3 1 2, वो ये हमारा देखिए यहां गलत है, इसको चेंज करते हैं। 3 1 2 3 1 2 जी हो जाता है लिखने में, आप चेक कर सकते हैं अपने स्तर पर। तो इसको हम यहां पर चेंज करेंगे। तो हमारा 2 5 2 5 3 1 2 1 3 1 2 2 5 3 1 2 1, डायगोनल 8 डायगोनल 3 डायगोनल 8 माइनस डायगोनल 10, डायगोनल से 2 3 0 9 2 जा 18, 8 3 11 11 8 19 माइनस 18 20 30 5 10 2 3 दूनी 6 या 18 11 माइनस का 11 माइनस का 18 मिस्टेक है कहीं, कैलकुलेशन चेक करते हैं। चेक कर लेते हैं। 5 2 जा 10 2 3 2 जा 6 15, चेक कर लीजिए। 2 4 जा 8 5 3 1 जा 3 2 2 3 2 जा 6 6 5 जा 30 जी मिस्टेक। कहा आपको मिली? मिस्टेक है कहीं वैसे, पता नहीं चल रहा है। चलिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। बिल्कुल 8 + 3 5 3 जा 15, ये 8 नहीं है यहां, ये 8 नहीं है यहां, 5 3 जा 15 है। देखिए यहां मिस्टेक थी, बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल सही बताया है। 15 + 3 18 और 8 26, तो कितना बचेगा हमारा -4। -4 और 18 को अगर आप ऐड करते हो तो कितना बनता है, -18 और -4 तो 22 माइनस का। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। यस, कैलकुलेशन देके करते हुए कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल सही बताया था जो अभी बताया इन्होंने।
तो बिल्कुल दोनों से वैल्यू क्या आ गई, सेम। तो यही कहती है हमारी सेवंथ प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट को हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनकी वैल्यू जो तोड़ने के बाद में हमारे पास जो डिटरमिनेंट आते हैं उनकी कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी, विस्तार करने के बाद वैल्यू आएगी, तो उनको जोड़ करके जो हमारी मेन डिटरमिनेंट होती है उसकी वैल्यू के बराबर होती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो हमारा कोई भी डिटरमिनेंट होती है उस डिटरमिनेंट में जो हमारे सेकंडों से जो उनका डिटरमिनेंट बन के आएगा, जिसे हम सेकंडों से बना जो सारणिक आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो डिटरमिनेंट की n माइनस वैल्यू के बराबर होगी, n माइनस 1 वैल्यू के बराबर होगी जी। आप कोई भी डिटरमिनेंट ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, तो आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन मैं कैलकुलेशन के लिए आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसको पहले करेंगे, करने के बाद में ठीक है उसको चेक करना है, हम इसको कमेंट में बताना है, हम इसको अगली क्लास में कहोगे तो करके दिखा देंगे। तो इसी के साथ में धन्यवाद, आप सभी ने साथ दिया। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। यहाँ लाइक और कमेंट चलते रहें, बनाते रहें बिल्कुल।